ओके, तो गुड मॉर्निंग। हेलो प्रीतम, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। आप लोगों को समझ में आया, यही मेरी पहली प्राथमिकता है। ओके प्रीतम, ठीक है, समझ गया मैं। बाकी लोगों को भी जुड़ने दीजिए, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एंड शिवेश और रजनीश, अगर आप लोग आए हुए हैं तो आप प्लीज़ हेलो कह दीजिए। शिवेश और रजनीश, आप लोगों के साथ मुझे एक चीज़ डिस्कस करनी है। शिवेश और रजनीश। ओके पंकज, गुड मॉर्निंग। विपिन, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्ते अंकित, भीम, दिन्नू, पंकज, विपिन, पंकज, प्रीतम, रितेश, वेरी गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग हिमांशु। ओके विपिन, गुड मॉर्निंग। जय हिंद गुरुजी। अच्छा गोपाल, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। शिवेश, हाँ शिवेश, मेरे को आप लोगों से आपसे एक चीज़ डिस्कस करनी है। शिवेश हेलो, आप लोगों को आपको नमस्ते मेरा। ठीक है शिवेश, हाँ ठीक है। मैं शिवेश, मैं उस क्वेश्चन को क्लियर करता हूँ आपके, जो कल प्रॉब्लम हो रही थी। आप 2 मिनट का समय देना, ठीक है शिवेश। मुझे आपसे साथ और एक और लड़का था, रजनीश। रजनीश अगर आया है तो हेलो रजनीश। ओके दिन्नू, थैंक यू। शोहित, गुड मॉर्निंग। दिन्नू हेलो, जय हिंद। शिवेश, मैं आपकी चीज़ को डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। आप जो चीज़ बोल रहे थे मैं उसको डिस्कस करूंगा अभी सर। अच्छा गोपाल हेलो। शिवेश गुड मॉर्निंग यार। शिवेश बहुत बढ़िया। शिवेश यार, तुमने एक बहुत अच्छी चीज़ कल निकाली थी, मैं आपसे वो चीज़ डिस्कस करूंगा शिवेश, ठीक है। गुड मॉर्निंग। ओके हिमांशु, गुड मॉर्निंग। रितेश, चलो शिवेश से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। शिवेश, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कल, और उस चीज़ को आज मैं डिस्कस करूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा। अपना व्हाट्सएप नंबर, ओके व्हाट्सएप नंबर। रितेश हेलो। रितेश, आपसे भी बात होनी है मेरी, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर ही मेरा ये है 8109723250। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे मैसेज मी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू गोल्डी, हिमांशु। ओके चलो स्टार्ट कर दें क्या, बाकी लोग आ गए हो तो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो हाय सर, ओके चलो फिर शिवेश का एक टॉपिक था, एक चीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात। क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन को ले लेते हैं। और क्वेश्चन ये पूछा गया था, अगर आपको एक चीज पता हो, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर किसी चीज को 98 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका जाए तो वापस कितने समय में आ जाएगा। आप लोग देखिएगा, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। आप बिल्कुल ठीक है, ग्रुप बना लो। ओके ग्रुप बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक सेकंड मेरी बात सुनना। कल एक क्लास में क्वेश्चन लिखवाया था, और क्वेश्चन था कि अगर किसी चीज को 98, बिल्कुल अंकित मैं आपकी बात पे आ गया हूं। अंकित, मैं उसी चीज को प्रूव कर रहा हूं कि आपने जो लिखा था ना 1000, मैंने गलती से उस जगह 500 लिख दिया था। मैं इस चीज को प्रूव कर रहा हूं कि मैंने कैसे लिखा था, मैंने कहां गलती कर दी थी और आपने कहां पर सही किया था। अंकित ओके, कंग्रेचुलेशन, आपने बिल्कुल सही किया। देखो 98 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन है 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, और 10 सेकेंड बाद होगी वेलोसिटी इतनी। कितनी? 98 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियस ही बात है, 5 सेकेंड पे 49 थी, तो 98 पे कितना होगी? इतनी होगी, ठीक है। सेमिनार लग रहा है पटना में, अच्छा पटना में सेमिनार, देखते हैं। हाँ पंकज, 1000 आएगा, एग्जैक्टली 1000 आएगा। उस चीज में मैंने कल 500 लिख दिया था। मैं इस चीज को बता देता हूं कि मैंने गलती कहां कर दी थी और आप लोगों ने कहां पर सही किया था। यह संकेत जरा देखना। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग घर पर जाकर इन क्वेश्चन को करते हो और चीजों को निकालते हो, बिल्कुल ठीक है। हाँ शिवेश, आपके हिसाब से जो क्वेश्चन बोला गया था स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, मैंने क्या किया था, मैंने डायरेक्टली डबल कर दिया था। डबल तो हो नहीं सकती ना, वो एपी में जा रही है, और एपी में जा रही है तो उसको ऐसे नहीं बढ़ना चाहिए था, ठीक है। मैं देखते हैं, मैं उसको फिर से शॉर्ट ट्रिक से बता दूं आपको, फिर देखते हैं। 9x, 11x, 13x, 15x, 17x और 19x, 3x, 5x, 7x, 9x, 11, 13, 15, 17, 19, ठीक है। इतनी वैल्यू आई। शॉर्ट ट्रिक से अगर देखें तो मैंने कहा था कितना दूरी तय होगी, तो अगर मैं नीचे से ऊपर के लिए डिस्टेंस प्लस करूं तो डिस्टेंस होगी x, 3x, 5x प्लस 7x प्लस 9x
प्लस 11x प्लस 13x प्लस 15x प्लस 17x और प्लस 19x, है ना बेटा? जो लोगों को भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बिल्कुल 18 नंबर का क्वेश्चन अरियंत। बेटा सूरज क्वेश्चन को एक बार अगर लिख सकते हो तो लिख दीजिए, मुझे अरियंत की किताब मेरे पास बुक है नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लिख दीजिए, मैं बता दूंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है ना? जल्दी जल्दी खाना, थैंक यू। अब इन सबको मुझे प्लस करना है, ठीक है? इन सबको आप प्लस कर लीजिए, इन सबकी जब वैल्यू प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू देख लीजिए कितनी निकल कर आएगी। तो मैं इनको प्लस कर लेता हूं, 9 और 7 16 और 5 21, 21 और 3 24, 25, 25 और 9 34 और 7 41 और 5 46 और 3 49 1 50 0 6 7 8 9 10। आप देख लीजिए ये मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी बेटा 100x, है ना शिवेश? अगर 100x आएगी तो मुझे पता है 100x का मतलब क्या हुआ, 100 इंटू 5 यानी 500, यानी ऊपर जाने में कितना डिस्टेंस लगेगी, 500x की दूरी लगेगी, 500 मीटर की दूरी लगेगी। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 500 प्लस 500 इक्वल्स टू 1000 और इसकी वैल्यू 1000 निकल कर आएगी। जिन लोगों ने कल क्वेश्चन का आंसर 1000 दिया था वो बिल्कुल सही था, मैंने कल इसकी जगह गलती से 500 लिख दिया था। वो चीजें इस तरीके से होती जाएंगी, बिल्कुल एग्जैक्टली। जिन लोगों ने शिवेश बहुत बढ़िया है आपका, आपने बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि हर वैल्यू में ना इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। मैंने क्या किया करता, डबल कर दिया था, डबल नहीं हो सकता, तो शॉर्ट ट्रिक से हर क्वेश्चन सॉल्व होता है, कोई सा भी क्वेश्चन होता जाएगा। जी शिवेश बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरीके से पढ़ते रहिए, आप डाउट निकालते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जो लोग सोचते हैं उन्हीं पे डाउट निकलता है। ठीक है यादव, आपका मुझे बात समझ में आ रही है, और ये क्वेश्चन कल का था, तो कल की जो दूरी निकल कर आएगी वो 1000 निकल कर आएगी। फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, फॉर्मूले से भी इतनी ही निकल कर आ रही है। ठीक है शिवेश, ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल पहले सेकंड में 95 बिल्कुल घटती चली जाएगी, बिल्कुल सही है। ठीक है ठीक है ठीक है यादव, मुझे आ गई आपकी बात समझ में, आपकी लैंग्वेज मुझे समझ में आ रही है। ठीक है चलो, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। क्वेश्चन निकालते रहिए, मुझे अच्छा लगता है कि आप क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं, जो चीजें यहां लिखी जाती है वो करते हैं। एक बात समझ लीजिए, अगर हम सिलेक्शन चाहते हैं तो फिजिक्स को पढ़िए। हम 11th और 12th में 90% लेकर आ सकते हैं, 80% लेकर आ सकते हैं, पर 80% या 90% का मतलब सिलेक्शन नहीं होता। 11th और 12th को पास करना और कंपटीशन को फॉलो करना, कंपटीशन को निकालना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कंपटीशन में चीजों को सोचना पड़ता है। अगर आप फिजिक्स को लर्न करके आए हैं, समझ कर आए हैं, चीजों को सीख कर आए हैं, तो जाके आप कंपटीशन निकाल सकते हैं। अगर आप 11th और 12th में डेरिवेशंस रट कर आए और आप सोचते हैं कि आपके फिजिक्स में 90 थे तो यहां पर भी अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो आप जब भी फिजिक्स को पढ़ें तो समझ कर पढ़ें, और जो भी हम चीज लिखते हैं उसके बारे में जरूर देखें। ठीक है शिवेश, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, बहुत अच्छे, आपकी बात मैं समझ गया हूं शिवेश। ठीक है चलो, अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अबवर्ड विद 19 पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द रिटर्न द अर्थ। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन करा दूंगा बेटा सूरज, और कुछ नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, मैं प्रोजेक्टाइल मोशन भी करा ही रहा हूं। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 5 सेकंड द पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी एट 3 सेकंड बिफोर। एक एक विपिन मैं पढ़ रहा हूं, मेरे को टाइम दो थोड़ा सा। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 5 सेकंड। ठीक है, पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकंड, द पार्टिकल द वेलोसिटी एट 3 मीटर सेकंड। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को ले लूंगा बेटा लास्ट सेकंड में, इससे करने से पहले क्वेश्चन को ले लूंगा। कोई भी दिक्कत होगी तो मैं क्वेश्चन करवाता रहूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते जाइए। ठीक है रितेश, मैं क्वेश्चन कराते जाऊंगा। चलो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन मुझे विपिन मिल गया है, मैं क्वेश्चन जाने से पहले आपका करा दूंगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड है, आफ्टर 5 सेकंड। ठीक है, मैं करा दूंगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में थोड़ा सा चीज अलग लगाई गई है। ठीक है, नोट्स में भेज दूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। चलो अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेरे पास टॉपिक का टाइम कम है। ठीक है, दो चीजें हैं, बात मेरी समझते जाना। पहली बात तो ये कि जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, नहीं शिवेश, बस आप लोगों को इतना ही कहना था मुझे कि जो कल चीज लिखी गई थी वो आपकी सही थी, उसमें 500 और 500 1000 होना था। ठीक है, हाँ शिवेश, ठीक है, प्लीज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, पढ़ा रहा हूं। एक बात समझना, अगर मैं किसी चीज को ऊपर फेंकता हूं, तो मैंने अगर कहा था कि किसी चीज को ऊपर से फेंका गया और वो चीज इस तरीके से जाके गिरी,
अब अगर मैं इस चीज को देखूं तो मेरे पास वेलोसिटी निकल कर आया यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब प्रारंभिक वेग। बात समझते जाना, ये क्या है? प्रारंभिक वेग। ठीक है पंकज, विपिन के क्वेश्चन का आंसर 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, करके देखते हैं। ठीक है, दोबारा देखो, अगर ये u है तो मेरी बात समझना, जब कोई पार्टिकल 2D मोशन करता है, दो विमीय गति करता है, तो इसके इस वेलोसिटी को मैं दो कंपोनेंट यानी दो इसमें विभाजित कर सकता हूं, दो अक्षों में विभाजित कर सकता हूं। कैसे? एक कंपोनेंट तो हो जाएगा x, जिसको मैं लिख देता हूं ux, या मैं इसको लिख देता हूं x, तो ux आएगा। और एक कंपोनेंट इसका y कंपोनेंट हो जाएगा, y को मैं लिख देता हूं uy। मेरी बात समझते हैं ना ध्यान से? जब भी हम किसी चीज को हवा में फेंकते हैं तो वो 2 डायमेंशनल मोशन करता है। दो विमीय गति का मतलब समझो, यानी वो x में भी जा रहा है और y में भी जा रहा है। कैसे जा रहा है? दोबारा से देखना, जब मैंने किसी पत्थर को फेंका तो पत्थर आगे भी जाता जा रहा होगा और कैसे जा रहा होगा? ऊपर भी जाता जा रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस साइड भी जा रहा है और इस साइड भी जा रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट निकल कर आए, एक तो uy और एक ux, है ना? ux और uy। अब अगर मैं ux और uy निकालूं, ध्यान से देखना, अगर मुझे ux निकालना हो तो ux कितना निकलेगा और uy निकालना हो तो uy कितना निकलेगा, मुझे ये देखना है। अगर मैं कहता हूं कि कोई वस्तु किसी बिंदु पर, मान लेते हैं किसी बिंदु पर ux ये है, uy ये है, देखना ध्यान से। तो ux की बात करूं तो ux कितना लिख सकता हूं? u बराबर होता है u cos थीटा। मेरी ख्याल से आपको बात समझ आ रही होगी। अगर मैं ux की बात करूं तो ux कितना निकल कर आएगा? u cos थीटा। तो u cos थीटा निकल कर, अच्छा बड़ा लिखिए, ठीक है, मैं बड़ा लिख के बता रहा हूं। ठीक है, तो दो कंपोनेंट में इसका डिवाइड हुआ, एक तो हुआ ux और एक हुआ आपका uy। जरा ध्यान से देखते जाना, एक हुआ ux और एक हुआ uy। ux की बात करें तो ux कितना है? तो मैंने बोला ux निकल कर आएगा u cos थीटा, क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स में जो थीटा के साथ वाली वैल्यू होती है वो किस में रिप्रेजेंट करते हैं? u में, और u cos थीटा हो गया। अगर मैं इसका साइन का कंपोनेंट लिखता तो साइन का कंपोनेंट कितना निकल कर आता? तो साइन का कंपोनेंट निकलता u sin थीटा। मेरी बात समझ में आ रही होगी शायद। तो ux निकल कर आया u cos थीटा, uy निकल कर आया u sin थीटा। एक ux एक uy। मान लो किसी बिंदु पर ये x तय करता है और मैंने कहा y ये तय करता है, y ये तय करता है और x ये तय करता है। अब मुझे ये बताना है कि बताइए x कितना चला होगा तो y कितना चला होगा। मेरी बात समझते हैं ना? थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचने वाली चीज है, सोच के देखना। अगर कोई वस्तु इस बिंदु पर पहुंची तो मैंने बोला y इतना चला है, x इतना चला है। मैंने बोला ठीक है, x इतना चला है, तो मुझे बताओ कि y कितना चला होगा, x कितना चला होगा। तो अगर मुझे y निकालना हो तो y का फॉर्मूला निकल कर आएगा डिस्प्लेसमेंट, सॉरी y को नहीं, पहले x निकालते हैं। x बराबर होगा, x और y बराबर होगा, आप देखेंगे x बराबर निकल कर आएगा u cos थीटा इंटू टी। अब कैसे निकला मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आपको चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा, चीजों को समझते जाना, अभी कमेंट मत करना, ठीक है। जब कोई चीज सीधी चलती है, लेट अस सपोज मैं एक स्केटिंग कर रहा हूं। स्केटिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा जो कुछ लोग होते हैं ना जो पहिए पर बैठकर दौड़ते हैं, जब वो चलते हैं और बीच में कोई हर्डल आता है, हर्डल का मतलब हुआ बीच में कोई ऐसी रिंग आ गई जिसके ऊपर इसको कूद के निकलना है। तो आप देखना ये आदमी, ये रेलिंग तो जो स्केटिंग होती है, स्केटिंग तो आगे निकल जाती है और वो आदमी क्या करता है, इस तरीके से इसके ऊपर कूद जाता है। जब वो कूदकर इसके ऊपर आता है तो आप ऐसा फील करोगे कि जब वो इससे कूदकर जाएगा तो ये किसके ऊपर आ जाएगा, इसी ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज अपनी वेलोसिटी, अपने वेग में कोई परिवर्तन नहीं कर रही है। परिवर्तन का मतलब ये हुआ स्केटिंग जितनी वेलोसिटी से चल रही थी उतनी वेलोसिटी से चलती जा रही है, उतनी वेलोसिटी से चल रही है। इसका मतलब यह हुआ हॉरिजॉन्टल मोशन जितने भी होते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल का मतलब इसमें जो क्षैतिज गति होती है, क्षैतिज की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं आगे चलने की, तो हॉरिजॉन्टल में क्या क्या चीजें कांस्टेंट होती हैं, u cos थीटा, यानी u cos थीटा जो है उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। याद रख लीजिए, इस वेलोसिटी की ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है,
यूएक्स की, जो इसने यूएक्स तय किया है, इस यूएक्स की ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना ही वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी यू कॉस थीटा क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू है। यहां पर निकालेंगे तो यहां पर भी कितना होगा, यू कॉस थीटा, यहां पर भी निकालेंगे तो यहां पर कितना होगा, यू कॉस थीटा, यहां पर भी निकालेंगे तो यहां कितना होगा, यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा कभी भी किसी पॉइंट पर नहीं बदलता। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्षैतिज गति हमेशा एक समान बनी रहती है। मेरी बात समझते जाना, यू कॉस थीटा क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मेरी बात समझना, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेग नियत होगा, तो त्वरण का मान कितना होगा, 0 होगा। यानी हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन की बात करें, त्वरण की बात करें, तो त्वरण कितना होगा, 0 होगा। यानी आगे चलने में त्वरण कितना होगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेग क्या है, नियत है। तो मेरी बात समझना, ए बराबर क्या होगा, हमेशा 0 निकल कर आएगा। यानी जब हम आगे चलते हैं तो यू कॉस थीटा हमेशा कांस्टेंट होता है और ए बराबर क्या होता है, 0 होता है। अगर कभी एक्सीलरेशन हमारे फॉर्मूले में नहीं है, तो हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर इस वाले में मैं ए को 0 पुट कर दूं तो ये तो पूरा 0 हो गया। अब हमारे पास क्या निकल कर आया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो जब मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिख रहा हूं, क्षैतिज दूरी लिख रहा हूं, तो क्षैतिज दूरी को मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी इनटू टाइम। इसीलिए मैंने इसमें इक्वेशन नहीं लगाई है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि जब हम सीधे चलते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं, क्षैतिज दूरी की बात करते हैं, तो क्षैतिज दूरी में त्वरण का मान 0 होता है, और जबकि वेग हमेशा नियत होता है। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। इसीलिए इस इक्वेशन में हमने क्या लिखा है, सिर्फ s बराबर यूटी से हमने इक्वेशन निकाली है कि x बराबर क्या होगा, u cos थीटा इंटू टी होगा। इस बात को आप मेरे समझ लीजिए। तो मेरी ये चीज निकल कर आती है, इस बात को आप समझ लीजिए। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आई होगी, नोट करते जाना। कैसे आएगा ये मैं आपको बता देता हूं, कैसे निकल कर आएगी ये चीजें। ठीक है, देखो बेटा कैसे निकल कर आएंगे, दोबारा देखो। हॉरिजॉन्टल मोशन जब होता है, जैसे मैं कहूं कि कोई स्केटिंग कर रहा है और इस ट्रैक वाले जिसमें पहिए लगे हैं इसके ऊपर घूम रहा है, तो जब ये हर्डल पे उचकेगा, तो जब ये कोई चीज आएगी तो इसके ऊपर से उचक गया, लेकिन जब ये ऊपर से उचक कर नीचे पहुंचेगा तो ये देखेगा कि ये इसके पैरों के नीचे आ जाएगी। पैरों के नीचे आने का मतलब ये हुआ कि इसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हुई। इसकी वेलोसिटी अगर पहले आ जाती, कम हो जाती, तो ये आगे रह जाता, इसकी वेलोसिटी आगे निकल जाती तो ये आगे चला जाता, पर इसकी वेलोसिटी, इसका वेग हमेशा बराबर रहेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कभी आगे चलते हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी क्षैतिज जो वेग होता है वो हमेशा नियत होता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो a 0 होगा। a 0 होगा तो इक्वेशन निकालूंगा s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। a को 0 करूंगा तो इक्वेशन बनेगी s बराबर ut, और s बराबर ut से इक्वेशन लिखूंगा तो x निकल कर आएगा u cos थीटा इंटू टी। इस प्रकार से हमने इस इक्वेशन को लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, डायग्राम एक और बार बता दिया मैंने बेटा, दोबारा से देखते जाना, पर इन चीजों को याद रखते रहना। पहली चीज ये, अब हम बात करते हैं वर्टिकल की। वर्टिकल मतलब हुआ ऊर्ध्वाधर। क्या ऊर्ध्वाधर कौन कौन सी चीजें बदलेंगी, थोड़ा सा फिजिक्स में बेटा एक चीज को ध्यान रखो। आप सिलेक्शन बिल्कुल ले सकते हो, आप जितने भी लोग हैं सब सिलेक्शन ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, परंतु हमारी 11th और 12th की जितनी भी किताबें हैं उनको बिल्कुल फेंकिए मत, उन चीजों को बिल्कुल भी मत करिए, उन पे टीका लगा दीजिए। और किताबों पर टीका इसलिए लगा दीजिए क्योंकि 11th 12th की किताबें हमारे बेसिक्स क्लियर करने के बहुत काम आती हैं। हम बहुत सारी चीजों को छोड़ जाते हैं जिन पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जब हम ऊर्ध्वाधर गति करेंगे, ऊर्ध्वाधर गति करेंगे तो क्या होगा, देखना, जब ऊर्ध्वाधर गति करेंगे तो क्या होगा, ऊर्ध्वाधर में u sin थीटा की वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी। यानी ये कांस्टेंट नहीं होगी, ये बदलेगी, ये बदलेगी। वेलोसिटी बदलेगी, स्पीड क्या होगा, स्पीड बदलेगी, ये भी बदलेगी। एक्सीलरेशन क्या होगा, त्वरण, बेटा त्वरण भी बदलेगा, चेंज होगा। जब वेलोसिटी बदल रही है, वेग बदल रही है, तो इसका मतलब जब वेग बदल रहा है बेटा तो मोमेंटम नाम की चीज यानी संवेग नाम की चीज क्या होगी, वो भी बदलेगी। तो ये सभी चीजें जो होंगी ऊपर जाने पर बदलती चली जाएंगी। यानी हॉरिजॉन्टल के वक्त, क्षैतिज के वक्त वेलोसिटी कांस्टेंट होती है a0 था, जब वर्टिकल में स्पीड भी चेंज होती है, वेलोसिटी भी चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है, एक्सेलरेशन भी चेंज होता है, मोमेंटम भी चेंज होता है, और मैकेनिकल एनर्जी यानी
यांत्रिक ऊर्जा भी चेंज होती है। मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा भी चेंज होती है। बताता हूं कैसे, बताता हूं ये सब चीजें कैसे चेंज होती हैं। हाँ निरंजन ठीक है, देखते जाना। जब कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जाती है, जब कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जाती है, जब कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जाती है, तो एक बात समझना, इसको मिटा दूं थोड़ी देर के लिए। जब कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो कैसे बदलता होगा। जब हम कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो आप एक बात समझना कि यह वस्तु नीचे से चलना चालू करती है, और जैसे ही नीचे से चलना चालू करती है तो इसकी हाइट बढ़ने का मतलब स्थैतिक ऊर्जा बढ़ रही है। और अगर ये चीज बढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट बढ़ रही है, mgh होता है ना, तो बेटा हाइट बढ़ती जाएगी टॉप पॉइंट तक, हाइट बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। देखो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, हाफ एम वी स्क्वायर बदल रहा है, यानी वेलोसिटी बदल रही है, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज होती जाएगी हर एक पॉइंट पर। स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड भी चेंज होती जाएगी। एक्सीलरेशन की बात करें तो बेटा जब वेलोसिटी चेंज होगा तो भैया एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा कि बॉडी में, पर एक्सीलरेशन चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, क्योंकि जब ऊपर जाएंगे तो जी होगा, जब नीचे आएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस जी होगा। तो जब ऊपर जाएंगे तो ए बराबर क्या होगा, जी होगा, और जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर दोनों चीजें बदलती हैं। तो मोमेंटम भी बदल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा भी बदलेगी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हुआ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों में एक दूसरे में बदलाव होगा। लॉज ऑफ मोशन नहीं चल रहा बेटा, ये अभी आपका काइनेमेटिक्स ही चल रहा है। तो हमने कहा कि इस तरीके से मेरी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग चीजें बदलती चली जाएंगी। और हॉरिजॉन्टल में क्या क्या होता है, इन चीजों को याद रखिएगा, इस पे थ्योरेटिकल के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक पत्थर को ऊपर फेंका गया, एक पत्थर को प्रक्षेप्य गति में फेंका, तो बताइए उसके संवेग के साथ क्या होगा। तो मुझे बताना है कि मोमेंटम में चेंज कितना होगा, तो उसमें इस तरीके से हम चीजें निकालेंगे। तो इनको अच्छे से याद रखना। यू कॉस थीटा चेंज नहीं होता, इसलिए ए जीरो होता है। वर्टिकल मोशन में ये चेंज होता है, ये चेंज होता है, ये चेंज होता है, ये चेंज होता है। हिंदी वालों के लिए वेलोसिटी वेग चेंज होगा, चाल चेंज होगी, त्वरण चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा, और मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी घटती है, मतलब वेलोसिटी चेंज होती है। नीचे आने पर भी ऐसी सिचुएशन बनती है। तो इस तरीके से मेरे सारे के सारे जो कंसेप्ट होते हैं वो मेरे बदलते चले जाते हैं। ठीक है लखन, मैं बताते जा रहा हूं, लेकिन एक और बार देखते जाना चीजों को, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज को फेंकते हैं तो उसमें इस तरीके से परिवर्तन होते हैं। देखो फिजिक्स में बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि चीजों को आपको लगे कि भाई चीजें बहुत सारी अजीब सी हो रही हैं या डिफिकल्ट हो रही हैं, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें हम 9th, 10th और 11th और 12th पढ़कर आए हैं। 4 साल पढ़ने के बाद हमें इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। अगर मुझे इन चीजों का ज्ञान नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आपने 11th और 12th में बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है। हमें एक एक सेकंड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, एक एक सेकंड का फायदा उठाना है। इस दुनिया में कोई शक्ति आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती, इस बात को समझ लीजिए। इसलिए कह रहा हूं अपनी 11th और 12th की किताबों पर टीका लगा लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती 11th और 12th से पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। हाँ लखन, मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से देखो। वर्टिकल मोशन, जब कोई चीज ऊपर जाती है, देखना, जब कोई चीज ऊपर जाती है तो स्थैतिक ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ए बराबर माइनस जी, नीचे बराबर ए बराबर जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्थैतिक ऊर्जा, हाइट। राहुल भूल गए, कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ते जाओ। ठीक है बेटा। निरंजन हो गया सही, मैंने कर दिया सही। ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, mgh। mgh का मतलब होता है जब हाइट ऊंचाई बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो ऊपर जाने पर ये एनर्जी बढ़ती है, ये एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक क्या होती है, गतिज क्या होती है, कम होती है। काइनेटिक का कम होना यानी वेलोसिटी का कम होना, यानी वेलोसिटी ऊपर जाने पर कम होती जाएगी, फिर नीचे जाने पर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाने पर बढ़ती जाएगी, नीचे जाने पर चेंज होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। स्पीड तो चेंज होती है,
एक्सीलरेशन की बात करें त्वरण, तो त्वरण बदलता है। कैसे बदलता है त्वरण? क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं, जब किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ए बराबर क्या होता है? माइनस जी। और जब कोई चीज नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आती है तो क्या होता है? ए बराबर जी। मतलब जी की वैल्यू भी चेंज हो रही है, यानी एक्सीलरेशन भी चेंज हो रहा है। मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम होता है, संवेग होता है m इंटू वी, और जब v बदल रहा है तो मोमेंटम भी बदलेगा। मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब एनर्जीज बदल रही है तो एनर्जी में कन्वर्जेशन होता रहता है। ठीक है, ठीक है। कोई नहीं शिवेश, जितनी भी चीजें हैं ना, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट आपको लिखवाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखता जा रहा हूं। 11th और 12th की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं छोड़ता हूं। ठीक है सर, मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट रखनी चाहिए, क्योंकि यदि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। बेटा मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता विपिन। मैकेनिकल जो आप बता रहे हैं वो दैट इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हर सिस्टम में कंजर्वेड होती है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है हीट या लाइट, इन सब के फॉर्म में एनर्जी का चेंज होना, और वो एनर्जी चेंज हो सकती है, हीट में भी चेंज हो सकती है, लाइट में भी चेंज हो सकती है। टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूं, मैकेनिकल एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आ गया तो चलो आगे चलते हैं। अब मेरी एक बात समझना, ये एनर्जी तो चेंज हुई, अब मैं आपको एक एक चीज सबको समझाते जाऊंगा कैसे कैसे। तो हमने इसका फॉर्मूला S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? मैंने आपको बता दिया, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन कितना होता है? 0, यानी क्षैतिज में त्वरण का मान 0 होता है, इसलिए इक्वेशन बनी। लेकिन जब वर्टिकल की बात आता है, जब वर्टिकल की बात आएगी तब तो नहीं होगा। फिर वर्टिकल के लिए क्या होगा? ऊर्ध्वाधर के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? तो वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर में बात करें तो मुझे पता है S बराबर होता है ut, नीचे से ऊपर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। S की बात करते हैं, S है यहां पर y, ut, y में वेलोसिटी कितनी है? y में u साइन थीटा, यानी u साइन थीटा t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, एक छोटी सी इक्वेशन बना रहा हूं, इस पे न्यूमेरिकल्स बनेंगे आपके पेपर में, अच्छा पेपर में अच्छे न्यूमेरिकल्स बनेंगे नेवी वगैरह के पेपर के लिए। अब क्या करो, यहां से t निकाल लो। मैं यहां से अगर t लिखूं तो लिख सकता हूं x अपॉन यू कॉस थीटा। बेटा t यहां से निकाला तो t बराबर इतना हो गया, और इस t को क्या कर देते हैं, यहां से t निकालकर t बराबर होगा x अपॉन यू कॉस थीटा, और इसको मैं यहां पुट कर देता हूं, इसकी इक्वेशन निकलेगी y बराबर u साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा टी माइनस ऑफ 1/2, इसकी इक्वेशन हो जाएगी टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जो इक्वेशन निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी आपकी इतनी इक्वेशन निकल कर आएगी। इसको और चेंज कर लेंगे कॉस थीटा और टेन थीटा को, तो इसकी जो इक्वेशन निकल कर आएगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और वो इक्वेशन निकलेगी आपकी, सॉरी, इसकी जो इक्वेशन निकल कर आएगी, तो मेरे पास इक्वेशन निकल कर आएगी, तो मैंने इस इक्वेशन को क्या ले लिया? फर्स्ट, और इस इक्वेशन को ले लिया सेकंड। इन दोनों को सॉल्व करके जब हम निकालेंगे तो ये निकलेगा x टेन थीटा बराबर माइनस हाफ इंटू जी एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर इतना थीटा। ठीक है, सिलेबस हो जाएगा बेटा। देखो जरा बुक में क्वेश्चन देखो, तो इस इक्वेशन को हमने इस तरीके से लिखा है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी, नोट डाउन कर लो। ठीक है अंकित, जरा चीजों को देख लो कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दो। इसकी इक्वेशन जो निकल कर आ रही है वो इतनी निकल कर आ रही है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन जो निकल कर आई वो निकल कर आई y बराबर x टेन थीटा इंटू माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको इस इक्वेशन पर, अच्छा ऊपर जाने पर u चेंज होगा, a नॉट 0 होगा। बिल्कुल a नॉट 0 है, वर्टिकल मोशन में a को चेंज किया है मैंने, 0 नहीं लिखा है। प्रीतम देखो जरा, ठीक है, इस इक्वेशन को, ठीक है। अमृतेश आपको थोड़ा सा लेट हो गया होगा शायद आने में, तो आप दोबारा से उस लेक्चर को स्टार्टिंग से देखो, चीजें मैंने करवा दी हैं। x की इक्वेशन इतनी आई है, y की इक्वेशन ये निकली है, y की इक्वेशन और x की इक्वेशन को सॉल्व करके ये लिखा हुआ है, या साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी टेन थीटा में, और टेन थीटा में इसकी इक्वेशन ये निकल कर आएगी। गुलशन कैसे? बेटा डेरिवेशन है इसका हमारे पास, हमारी, तभी मैंने कहा कि इस चीज को आप डेरिवेशन से कर सकते हैं। इसकी इक्वेशन इतनी निकल कर आएगी, x टेन थीटा माइनस 1/2 इतना। अगर आपको समझ ना आया तो मैं बता दूं आपको कैसे आया, कैसे आया बता दूं, एक मिनट दो, देखते जाना। जिन लोगों को कोई चीज इसमें फॉर्मूले में डाउट हो रहा हो तो मैं बता देता हूं कैसे निकल कर आया।
ठीक है, मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। देखो कैसे निकल कर आया, मैं फिर से फॉर्मूले से बता देता हूं। इसको यहां छोड़ देते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन के साथ क्या करते हैं, देखना ध्यान से, जिन लोगों को पता है कैसे आया मैं आपको बता देता हूं, जिनको कैसे में डाउट है। तो y बराबर यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमें ये पता है t बराबर कितना है, इतना, तो मैं इन दोनों t की जगह ये रख देता हूं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y बराबर इसकी जगह u साइन थीटा इंटू t है ना, तो t की जगह क्या रख दिया, इंटू x अपॉन u कॉस थीटा माइनस ऑफ 1/2 जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू ये है, ये हो जाएगा जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। जिनको समझ नहीं आ रही है बेटा, मैं आपको बता रहा हूं न्यूमेरिकल्स निकाल करके क्या आपने कैसे निकला है, ठीक है। आवाज गूंज रहा है बेटा, थोड़ा सा हो सकता है यहां पर इको की प्रॉब्लम हो। वर्टिकल में नीचे आवे तेजी से नहीं बढ़ेगा, वर्टिकल बेटा जी के हिसाब से बढ़ता है, ऊपर से नीचे कोई भी चीज आए कैसे भी आए जी ही होता है एक्सेलरेशन। जी कम ज्यादा नहीं होता, जी ही होता है, चाहे कैसे में भी मोशन हो, जी हमेशा जी होता है, ऊपर से नीचे का एस जी होता है। इसको अगर मैं बात करूं तो y बराबर होगा यू से यू कैंसिल आउट कर दूं, साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स टेन थीटा माइनस कितना आएगा 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो बता रहा था बेटा मैं, यही तो मैंने एक क्वेश्चन लिख दी थी डायरेक्ट। आप चाहते तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते थे, ठीक है ना। ठीक है राहुल, मैं चेक करवा लेता हूं एक बार कि आवाज क्यों गूंज रही है, मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। मेरे ख्याल से आगे हो गई, ठीक है, ठीक है निरंजन, चीजों को देखते हैं। तो अभी तक जितनी भी चीजें की है इनको आप नोट्स में जरूर लिखते जाइएगा। फिजिक्स में हम इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे छोटे छोटे, लेकिन अभी के लिए बात करूं तो इतनी इक्वेशन निकल कर आई, ठीक है। चलो, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। इस इक्वेशन को रहने देते हैं और ये चीज निकल कर आई। पहले टाइप का मोशन था, इसको हमने पढ़ लिया है। अगर आपको कहीं पर डाउट होता है तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखें, चीजें होती जाएंगी, ठीक है निरंजन। देखो, तो हमने इक्वेशन लिख दी है y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर, सॉरी 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मुझे x डिस्टेंस पता है तो मैं y निकाल सकता हूं उस चीज पर। ये हमारे इन दोनों का रिलेशन आ गया। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन देखना बेटा, एक जगह y दे रखा है √3x प्लस 1/2 जी एक्स स्क्वायर, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन देखना। एक समीकरण दिया हुआ है बेटा, आप लोग देखना। जब बेटा आप लोग कहां चले गए, हाँ भाई शिवेश राजेश कहां गए, अंकित, चलो देखो मोमेंटम कैसे चेंज होगा बेटा। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हम अभी निकालेंगे बेटा हिमांशु, मोमेंटम पे भी एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा, अभी आपको समझ आ जाएगा मोमेंटम कैसे चेंज हुआ। थोड़ा देर समय दो मुझे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है चलो, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। हिमांशु मैं आपको बता दूंगा मोमेंटम कैसे चेंज होगा। वैसे वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि P बराबर m इंटू वी। बहुत आसान है। चलो, क्वेश्चन है कि अगर y बराबर √3x प्लस 1/2 जी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछा है बताइए फेंकने वाला कोण कितना होगा, कोण कितना होगा, मोमेंटम कितना होगा। तो आपको बता, सॉरी, कोण कितना होगा, एंगल कितना होगा। तो देखना, अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो ये क्वेश्चन क्या होती है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ठीक वैसे ही एक क्वेश्चन है जैसे हम लिखते हैं ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। और किसकी इक्वेशन होती है ये x माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये प्रोजेक्टाइल की ही तो इक्वेशन है, प्रक्षेपी की यही तो इक्वेशन होती है मैथमेटिक्स में। तो मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा। तो मैं कंपेयर करूंगा जब, तो आप देखना इसको जब कंपेयर करोगे तो x टेन थीटा किसके बराबर होगा, इसके बराबर, यानी टेन थीटा बराबर कितना होगा, √3, और टेन थीटा बराबर √3 होगा तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 60 डिग्री। पहला क्वेश्चन इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, बिल्कुल विपिन, a बराबर g या a बराबर माइनस g हो सकता है। मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। वस्तु हवा में कैसे भी तैर रही हो उससे फर्क नहीं पड़ता, a बराबर हमेशा g होगा या a बराबर माइनस g होगा, g हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है निरंजन, अमित, इसका आंसर 60 डिग्री है। आपको समझ में आई होगी बात, ठीक है। एक और क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, करो क्वेश्चन करो, बिल्कुल सही है, आप लोग परेशान मत हो।
ऐसी कोई बात नहीं है जिसको मैं नहीं करवा पाऊँ। हाँ, कभी कभार क्या होता है, इतने सारे कमेंट्स आते हैं, आपको मैं बात बताऊं यार, आप लोगों को देखो, आप लोग को इतने सारे कमेंट्स आते हैं ना कि कमेंट्स आते जाते हैं आते जाते हैं आते जाते हैं, और वो पता है स्क्रीन पर रह नहीं पाते हैं। वो विदिना मतलब मान के चलो विदिना 2 से 3 सेकंड के बाद ना कमेंट खिसक जाता है नीचे, और फिर मैं उस कमेंट को दोबारा देख नहीं पाता हूं। तो बात क्या होती है ना, इतने सारे कमेंट्स के बीच ना कुछ कुछ कमेंट्स छूट जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी टाइम लगता है। ठीक है, ठीक है निरंजन, गुलशन, कंफ्यूज हो कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत हो बेटा, धीरे धीरे चीजों को समझो। फिजिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो धीरे धीरे से आती हैं। ठीक है, तो ठीक है नीरज, मैं आराम से बोल रहा हूं, आप चीजों को समझते चलो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो देखना, अरे कैसे बच्चे हो, देखो पहली क्वेश्चन ये निकली। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखना, यदि इक्वेशन दे रखी है y बराबर √3x माइनस ऑफ x² 2, इक्वेशन दे रखी है -3x x²/2। जरा देखना, इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग बताइए। जरा करना, क्या आंसर निकलेगा, आपको बताना है प्रारंभिक वेग कितना होगा। ठीक है, समझ लिए। ठीक है दीपक, ठीक है, कोई बात नहीं। अंकित, ठीक है, जरा करो क्वेश्चन, आंसर क्या होगा देखो। गुलशन, कंफ्यूज मत हो बेटा किसी चीज में भी, फिजिक्स में ऐसा कोई कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है, धीरे धीरे समझते चलो। ठीक हो, ठीक है, तो करो जरा आंसर, बताओ मुझे कितना होगा इस क्वेश्चन का आंसर। y बराबर √3x माइनस x²/2, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, आपको बताना है प्रारंभिक वेग का मान कितना होगा। तो आप जरा निकालें प्रारंभिक वेग कितना होगा, कॉपी पेन लेकर बैठे, जरा बताओ कितना होगा प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जरा करके बताओ कितनी होगी। आंसर इज 1। ओके, आंसर इज 1। ओके, जरा देखते हैं आंसर। मुझे तो लग नहीं रहा कि आंसर 1 होना चाहिए, बट फिर भी आपने बोला है आंसर 1 होगा, तो जरा देखते हैं कितना आंसर निकलेगा। आंसर 1, इनिशियल वेलोसिटी इज 1 पंकज। ओके, अब देख लेते हैं 2। शिवम, शिवम क्या कर रहे हो बेटा, दोबारा से चेक करो, 2 होगा क्या इसका आंसर। मुझे नहीं लगता 2 होगा, बट हो सकता है कि आप आंसर सही निकाल रहे हो। अंकित कमेंट लेट जा रहे हैं, हो सकता है ऐसा हो। 9.8 नहीं, 1 होगा। ओके, इनिशियल वेलोसिटी 1। ओके, बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं। U1 निकल कर आ रहा है। अच्छा, U2, लखन ने क्या आंसर दिया, U1। अच्छा, √3 होगा क्या सर। मेरे को लगता है कि रूट में कुछ आंसर आना चाहिए, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बेटा, मैं निकाल के बताऊंगा। मैं क्वेश्चन एग्जैक्टली बना है क्वेश्चन तो मेरे को पता नहीं है। आंसर 1/2, ओके, √3 होगा। ओके, चल चेक करता हूं निरंजन क्या आंसर है। राहुल 1, 9.8। ओके, ठीक है, √3 होगा, चेक करता हूं बेटा निरंजन। हिमांशु, शिवेश कहां चला गया, हाँ भाई रजनीश, शिवेश कहां भाग गए, क्वेश्चन करो। 9.89, 898, ये क्या कर रहे हो भाई, √3 होगी। चलो देखते हैं। रुपेश 1 आ रहा है, चलो देखते हैं। पहली बात तो ये, अगर इस क्वेश्चन को करना है तो पहली बात तो मुझे समझ में आ रही है, इसको मैं कंपेयर करूंगा। कंपेयर करता हूं इक्वेशन के साथ में। मुझे इक्वेशन पता है y बराबर tan थीटा माइनस ऑफ x tan थीटा माइनस ऑफ gx² अपॉन 2 u² cos² थीटा। इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो मुझे पहली चीज तो ये कि tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका √3, जिससे थीटा की वैल्यू निकल कर आएगी 60 डिग्री। ठीक है, पहली बात कंपेयर कर रहा हूं। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो ये इक्वेशन निकल कर आएगी, जरा देखें। इसको इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं, √3/2। ओके, √3/2, चलो चेक करते हैं। मेरे ख्याल से ये हो सकता है, चेक करता हूं मैं बेटा, कहीं प्रॉब्लम किसी की हुई है, शायद आप लोग आंसर नहीं निकाल पा रहे हो। इसको इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो x² 2 तो हो गया, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बची, g/u² cos² थीटा। इसकी वैल्यू निकल कर आएगी मेरे पास u² cos² थीटा, इस सब की वैल्यू निकल कर आएगी मेरे पास। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं देखो, तो इसको मैं इसके साथ कंपेयर कर दूं तो कितनी इक्वेशन निकल कर आएगी, जरा लिखो।
1/2 x², ठीक है। तो g/2u²। करते चलो बेटा, आंसर आप लोग गलत आ रहे हैं कहीं ना कहीं। 1/2 x² के साथ कर दिया रिलेट, ठीक है। g को रख देता हूं 10, ये हो जाएगा 2 इंटू u² निकालना है। cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है cos 60 की वैल्यू, ठीक है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 को अगर मैं पुट कर दूंगा तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 1/4, तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसकी वैल्यू निकलेगी 1/2। ये निकालूंगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये निकलेगा 40/u² बराबर 1/2। तो जरा चेक करो इसका आंसर, u² की वैल्यू निकल कर आएगी 80। जरा इसका आंसर निकालो, कंपेयर वाला नहीं आ रहा है, कंपेयर वाला समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैं दोबारा से बताता हूं बेटा, इसकी जो वैल्यू निकल कर आ रही है g/, देखो कंपेयर देख लो बेटा, अगर जिसको समझ में नहीं आया दोबारा से क्वेश्चन बता देता हूं। 2√10, इसकी वैल्यू 2√10, ओके बहुत बढ़िया बच्चे, मेरे इसका आंसर 2√10 देख देता हूं इसका आंसर, ठीक है। सॉरी सा आंसर नहीं यार बेटा, शिवम आपने आंसर सही दिया, इसका आंसर 2√10 आएगा। देखो इस पूरे को, इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, जरा बात समझना, इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो x² इसमें भी है, तो मैं अगर इसके कंपेयर करूं तो इसका कांस्टेंट क्या है 1/2, इसका कांस्टेंट क्या है बेटा 1/2 किसके बराबर होगा, इसके बराबर, यानी g/2u² cos² थीटा को अगर मैं इसके साथ रख दूंगा 1/2 के, तो ऐसा बचेगा। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व निकालू, निरंजन चेक करते जाओ, किया कर दिया है, √3 गलत है, चलो चेक कर रहे हैं बेटा कि गलत है कि नहीं है, देख लेते हैं। g 10 रख जाएगा, नीचे हो जाएगा 2u² निकालना है, यहां हो जाएगा cos² 60, और इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 1/2। इसको सॉल्व कीजिए, u² की वैल्यू निकल कर आ रही है, यहां पर u की वैल्यू निकल कर आ रही है, देखिए जरा यहां पर 2√10 निकल कर आ रही है क्या, इसकी चेक कीजिए, इसका आंसर 2√10 आ रहा है क्या, ठीक है। इसका आंसर 2√10 निकल कर आ रहा है, तो इसकी आंसर निकल कर आएगा हिमांशु 2√10 इसका आंसर होगा, जरा चेक कर लीजिए, इसका आंसर 2√10 आना चाहिए, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, दोबारा से देखते हैं। सर फर्स्ट क्लास में डिस्टेंस का ओडो यूनिट समझ में नहीं आ रहा बेटा, ओडोमीटर तो एक मीटर है, यूनिट नहीं है, ओडोमीटर एक मीटर है जो डिस्टेंस को नापता है। 2√10 इसका आंसर आएगा, चेक कर लो। सॉरी सर, ओके हमें इसका आंसर 2√10 आना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, यस सर, ओके। अभी मुझसे कोई कुछ बोल रहा था, देखो भी पंकज 6.32 √10 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके ठीक है। 4√5, ओके 4√5 कैसे लिख दिया आपने इस इक्वेशन को, 2 2 5 10 नहीं आएगा बेटा, 2 कैसे लिख दिया 4√5, 2√10, हाँ जी 2√10 इसका आंसर आएगा। चलो एक और बात पर चलते हैं, क्वेश्चन समझना। एक बंदे ने मुझसे कहा कि मोमेंटम बताओ, तो चलो जरा देखते हैं कि मोमेंटम पर क्या क्वेश्चन लिखा जा सकता है। मोमेंटम पे क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखना एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके नेवी के कंसेप्ट के लिए, जरा क्वेश्चन लिखना एक नेवी के कंसेप्ट के लिए। अ मास लिखना, यदि कोई द्रव्यमान, यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 0.2, यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम हो, 0.5 किलोग्राम हो, यदि कोई द्रव्यमान जिसका, यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम हो को 30 डिग्री पर फेंका जाता है, को 30 डिग्री पर फेंका जाता है। बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी भी लिख रहे हैं, एनर्जीज पा रहे हैं अभी इस क्वेश्चन को लिखो। एक ने मुझसे पूछा था चेंज इन वेलोसिटी कैसे होगा, तो मैं चेंज इन वेलोसिटी को समझा रहा हूं, देखना। यदि कोई द्रव्यमान, यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान मास ऑफ 0. यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम हो 30 डिग्री पर फेंका जाता है, तो हमने इसको कितने पे फेंका, 30 डिग्री पर फेंका जाता है, 30 डिग्री पर फेंका जाता है, जिसका वेग 98 मीटर प्रति सेकंड था। तो जिसका वेग, जिसका प्रारंभिक वेग 98 मीटर पर सेकंड था, जिसका प्रारंभिक वेग 98 मीटर पर सेकंड था, जिसका प्रारंभिक वेग 98 मीटर पर सेकंड था, तो
संवेग में बदलाव बताइए। तो संवेग में बदलाव बताइए, क्वेश्चन ये है। तो आपको बताना है चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। जरा क्वेश्चन करें, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बेटा लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब एक बात समझो, ठीक है, थैंक्स, ठीक है सर विवेक, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है, √4 ही आएगा सर जी। शिवेश चेक कर लो, 2√10 आ रहा है या 4√5 आ रहा है, चेक कर लीजिए। मेरे को लगता है कि 4√5 आपने बोला। शिवेश आप क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, चेक कर लो। हो सकता है कैलकुलेशन में मेरे से कहीं मिस्टेक हुई है, बट मुझे लग रहा है 2√10 ही आना चाहिए उसका आंसर, पर फिर भी चेक कर लो एक बार, हो सकता है शिवेश मैंने कहीं मिस्टेक की हो, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी में अभी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आंसर करो शिवेश, चलो देखते हैं, उस पर कैलकुलेशन में हो सकता है, कोई बात नहीं। 0.5 किलोग्राम की एक बॉडी है, उसको फेंका गया है 30 डिग्री के एंगल पर, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड है। पूछा गया है फाइंड चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। देखना चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। जब हम कभी मोमेंटम में चेंज निकालते हैं, जब अभी कभी मोमेंटम में चेंज निकालते हैं, तो मोमेंटम में चेंज होने का मतलब यह हुआ कि मुझे प्रारंभिक यानी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम में चेंज लिखना है। यानी यहां पर कितना चेंज होगा P1 और यहां पर कितना होगा P2। मुझे इन दोनों में चेंज लिखना है कि मोमेंटम में चेंज कितना होगा, ठीक है। कुछ लोग इसका आंसर 2√10 बता रहे हैं, हो सकता है आप लोग चेक कर लो। 4√5 शिवेश आपका आ रहा है, तो आप चेक कर लेना, हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो और कुछ नहीं होगा। चलो देखो P1 होगा या P2 होगा, तो मोमेंटम में चेंज बताना है। अगर मुझसे कोई पूछे, ध्यान से देखना, मेरे से कोई पूछे कि एक बैट है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत अच्छे कंसेप्ट को लेकर आ रहा है। मैंने कहा एक बैट है और एक बॉल है जिसका मास m है, और ये मास m से v वेलोसिटी से टकराता है। तो मेरी बात समझते जाना, v वेलोसिटी से टकराता है, और क्वेश्चन बोला गया है कि बैट से टकराने के बाद ये बॉल वापस लौटकर चली जाती है v वेलोसिटी से, और मास m है। मेरा क्वेश्चन समझते जाना, मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई बैट है, बैट से मैंने बॉल को मारा, बॉल m द्रव्यमान की आके टकराती है v वेलोसिटी v वेग से, और टकराकर v से ही वापस लौट जाती है। मतलब इलास्टिक कॉलिजन है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, कोई ऊर्जा का नुकसान नहीं हो रहा। मुझसे कोई पूछे कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मुझसे किसी ने पूछा संवेग में बदलाव की दर क्या होगी, संवेग में बदलाव क्या होगा, सॉरी संवेग में यानी मोमेंटम में चेंज कितना होगा। जब भी हम कभी मोमेंटम लिखते हैं, तो मोमेंटम को लिखने के लिए सबसे पहले आप ये जाने कि वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप कभी वेक्टर को छोड़ देते हैं तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। इसलिए आपके दिमाग में पहली चीज ये होनी चाहिए कि आप वेक्टर निकाल रहे हो या स्केलर निकाल रहे हो। और आपको ये बात समझ में आएगी कि जब हम किसी चीज को नीचे से इस साइड से फेंकते हैं, तो अगर मैं इस साइड मोमेंटम P बराबर m इंटू वी लिखूं, मेरी बात समझते हैं ना, P बराबर m इंटू वी लिखूं, तो इस साइड जब जाएंगे तो ये वेक्टर है, और आप जानते हैं अगर मैं इसको a वेक्टर लिखूं, वापस आने वाली चीज को मुझे -a वेक्टर नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो हाँ बोलो। अगर कोई चीज जाने वाले वेक्टर को, इस साइड वाले वेक्टर को, इस दिशा वाले सदिश को अगर मैं a वेक्टर लिखता हूं, तो वापस को क्या लिखूंगा, -a वेक्टर लिखूंगा। और जब मैं मोमेंटम की बात करता हूं, तो ये अगर p बराबर mv है, तो ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश है, तो मैं इसको -mv नहीं लिखूंगा। मेरी बात समझना, वेक्टर है, यस। तो जाने वाला मोमेंटम P बराबर mv, आने वाला मोमेंटम -mv। अब मेरी बात बताना, अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालूं, संवेग में बदलाव निकालूं, तो इसमें चेंज इन मोमेंटम निकलकर आएगा, जीरो नहीं निकलेगा। जो लोग जीरो लिखते हैं आंसर गलत लिखते हैं। चेंज इन मोमेंटम निकलकर आएगा -mv फाइनल माइनस इनिशियल -mv, -mv, और ये निकल कर आएगा -2mv। इतना इसका आंसर निकल आएगा चेंज इन मोमेंटम। तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा इस क्वेश्चन को। तो दोबारा से बता देता हूं, देखो -mv ये हो गया, -mv ये हो गया, माइनस ये क्या है mv, यानी -mv ये हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक, कितना निकलेगा -2mv। तो जब भी हम मोमेंटम लिखते हैं, वेलोसिटी लिखते हैं, इन सब चीजों में ध्यान रखते हैं कि ये सभी वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन को लेना जरूरी है। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, बिल्कुल -2mv आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, मेरी बात ध्यान से देना, ध्यान से देखना, समझ में आए तो चीजें बोलना, ठीक है। देखो मैंने क्या कि कोई चीज मैंने नीचे गिराई, एक और क्वेश्चन है, ये आपकी किताब का क्वेश्चन है,
अरिहंत की किताब का क्वेश्चन है। मैंने कहा कि कोई चीज है जो मास m है और ये v वेलोसिटी से नीचे आती है, टकराकर ये वापस लौट गई v वेलोसिटी से। मेरी बात समझना, मेरी ध्यान से चीजों को देखना। मुझसे पूछा है कि आने वाली वेलोसिटी v है, जाने वाली वेलोसिटी टकराकर v है, दोनों वेलोसिटी बराबर है, और मुझसे पूछा है बताइए चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। मुझसे पूछा है बताइए वेग में परिवर्तन कितना होगा, वेग में परिवर्तन कितना होगा, दोनों mv माइनस कैसे हुआ, बता रहा हूं बेटा, इसको समझ लो, मैं फिर बता देता हूं। तो अगर कोई चीज नीचे आ रही है, अब आपको यह समझना है वेलोसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है, और बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर ये चीज संवेग, अगर ये वेलोसिटी वेग वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो आपको दिशा को भी लेना पड़ेगा। तो अगर एक वेक्टर ये है तो ऊपर जाने वाला वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, माइनस ए वेक्टर लिखेंगे। इसी तरीके से तो अगर मैं इस वेलोसिटी को v लिखूंगा तो ये दूसरी वाली वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी, माइनस v नहीं लिखी जाएगी। और अगर मैं चेंज निकालूं कितना होगा, तो चेंज निकल कर आएगा माइनस v, यानी कितना निकल कर आएगा, -2v निकल कर आएगा। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए थी, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए थी कि हम हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के लिए बदलाव निकालने के लिए हमेशा वेक्टर्स की तरह उनको ट्रीट करते हैं, यानी किसकी तरह, सदिशों की तरह उनको समझते हैं। अगर मैं सदिशों की तरह समझता हूं तो देखना, जब कोई चीज ऊपर जाएगी तो इस वाले पॉइंट पर अगर मैं मोमेंटम निकालूंगा तो मोमेंटम ऐसे होगा, ऊपर फेंकी गई है ना, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां है, ऊपर। तो ऊपर जब फेंकूंगा तो मोमेंटम को क्या लिखूंगा, मेरी बात समझते जाना, तो ऊपर फेंकने पर मोमेंटम को लिखूंगा, मास तो m है, और वेलोसिटी की बात करें तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी बात समझ में आ रही होगी। तो अगर m है तो ऊपर की साइड क्या है, u sin थीटा। तो हमने बोला ठीक है जी, P1 क्या निकला, mv sin थीटा या mu sin थीटा, जो भी आप लिखते हैं, u वेलोसिटी मान ले तो ये कितना हुआ, mu sin थीटा। अब अगर मैं इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी की बात करूं तो अब ये चीज नीचे जा रही है, यहां पर चीज कहां जा रही थी, ऊपर, अब की बार चीज कहां आ रही है, नीचे। और जब चीज नीचे जा रही है तो वेलोसिटी अब की बार क्या होगी, अब की बार वेलोसिटी होगी v बराबर, दोबारा रिपीट करना है, दोबारा देख लो भाई, एक और बार रिपीट करा देता हूं। देखो, जब हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो जब ऊपर फेंकेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां होगी, ऊपर। जब कोई चीज नीचे आएगी तो वेग की दिशा कहां होगी, नीचे। तो जब हम ऊपर फेंका और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है तो दिशा का लेना जरूरी है। तो इस वेक्टर को अगर मैंने u sin थीटा लिखा है तो नीचे आने वेक्टर को मुझे u माइनस u sin थीटा नहीं लिखना पड़ेगा। वेलोसिटी वेग क्या है, वेग वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर है तो सीधी सी बात है, ऊपर जाने को अगर मैंने u sin थीटा लिखा है तो नीचे आने वाले को क्या लिखूंगा, मैं माइनस u sin थीटा लिखूंगा। तो अगर मैं इन दोनों में अब की बार P2 निकालूंगा तो P2 क्या निकल कर आएगा, m तो मास है, और अब की बार क्या हो जाएगा, mu sin थीटा, यानी माइनस का mu sin थीटा। और अगर मैं चेंज निकालूंगा तो चेंज कितना निकल कर आएगा, -mu sin थीटा, -mu sin थीटा, और चेंज कितना निकल कर आएगा, तो ये निकल कर आएगा -2mu sin थीटा। और ये वैल्यू होती है मेरे चेंज इन मोमेंटम की, ये संवेग में बदलाव की दर होती है। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर समझिएगा, ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स नेवी वगैरह के पेपर में ऐसे ही आते हैं। ठीक है, थैंक यू राहुल, मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, शायद आप लोगों ने 11th-12th में इन चीजों को नहीं पढ़ा है या मिस कर गए हो, दोबारा से देख लो चीजों को। तो आप जब भी वेक्टर क्वांटिटी लिखते हो, सदिश लिखते हो, तो आप दिशा को नजरअंदाज मत कीजिएगा, दिशा बहुत जरूरी होती है। ऊपर जाने वाली वेलोसिटी अगर प्लस होगी तो नीचे आने वाली हमेशा माइनस होगी, और इस तरीके से हम P1 निकाल लेंगे और इस तरीके से हम P2 निकाल लेंगे, और चेंज निकल जाएगा -2mu sin थीटा। इस वाले का आंसर निकालूंगा तो इसका आंसर निकलेगा -2mu sin थीटा। इसमें सारी चीजें पुट कर दीजिए, -2mu sin थीटा पुट करेंगे बेटा तो देख लीजिए, -2 इंटू मास कितना दे रखा है 0.5, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है u की, तो u दे रखा है 98, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है sin 30, यानी 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल दीजिएगा, इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी 0.5 यानी 1/2। 98 को 2 चौक 8,
दो चौक 8, 2 नंबर 18, 49 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू निकल कर आएगी, इतना चेंज निकल कर आएगा। तो इसका आंसर होगा 49 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी इतना मोमेंटम आएगा। थैंक यू भाई विपिन। पहली वाली क्वेश्चन में ये y क्या था? पहली वाली क्वेश्चन y बेटा, y का डिस्प्लेसमेंट, y मतलब ऊपर वाला विस्थापन, y एक्सिस वाला डिस्प्लेसमेंट, x मतलब x डिस्प्लेसमेंट, है ना? ठीक है, y डिस्प्लेसमेंट है बेटा, विस्थापन। आंसर इज 49, एग्जैक्टली आंसर निकलेगा 49 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हाँ -49, एग्जैक्टली -49 निरंजन। अगर आप कंसेप्ट में देख लीजिएगा, आपके ऑप्शन में या तो माइनस होगा या प्लस होगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 49 ग्राम पर सेकेंड, बहुत 4900, ठीक है बेटा। शिवम आपने भी आंसर सही निकाला है, ठीक है, चलो थैंक यू। एक और की बात करते हैं, ठीक है। अब आपसे किसी ने पूछा था कि टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, चलो देखते हैं। आपको मैंने शायद समझा पाया इस क्वेश्चन को। मैं इतना बोलता हूं आप लोगों को, मैं फिजिक्स सिखा दूंगा आपको। फिजिक्स में आप कहां कहां आज तक मिस आउट किए थे, मैं चीजों को सिखा दूंगा आपको, ठीक है? जरा देखते जाना, बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपने आज तक कंसेप्ट को मिस करके गए थे। आप सीधे ऊपर ऊपर का पढ़ते थे। माइनस कहा गया बेटा, माइनस बेटा ऑप्शंस में एक आंसर होगा, या तो माइनस होगा या प्लस होगा। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर माइनस ऑप्शन में होगा। अगर माइनस ऑप्शन में होगा तो माइनस टिक कर, सिर्फ माइनस डायरेक्शन बताता है, सिर्फ दिशा बताता है और कुछ नहीं बताता, तो उसकी परेशान मत हो। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैडम का क्या प्रोफेशन है भाई? कौन सी मैम का बात कर रहे हो भाई? विपिन मैडम, मैडम कहां से आ गई? चलो चलो भाई, देखो अगली बात, वेलोसिटी की बात की थी, तो एक और कंसेप्ट इसके अंदर, ठीक है? ध्यान से देखना। पहली बात, जब हम किसी चीज को फेंकते हैं, मेरी बात समझना, जब हम किसी चीज को फेंकते हैं तो मान लेते हैं कि ये u है। ये क्या है? u है। हॉरिजॉन्टल, बहुत बढ़िया विपिन। हॉरिजॉन्टल में चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा था। मोमेंटम चेंज नहीं होता था, और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा। मोमेंटम कांस्टेंट मतलब चेंज जीरो। डायमेंशन क्लास ले लो, ठीक है, ले लेते हैं कल क्लास, 1-2 दिन में ले लेते हैं, ठीक है। टॉप पॉइंट पे v0 होगा। अरे नहीं यार, कैसी बातें करते हो रोहित, किसने सिखाया टॉप पॉइंट पे v? नहीं शिवम, टॉप पॉइंट पे v0 नहीं होता, आप गलत पढ़कर जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, टॉप पॉइंट पे v0 नहीं होता। चलो, फिजिक्स में बहुत सारी चीजें आप लोग गलत सीख कर आए हो। प्लस और माइनस दोनों में उत्तर होगा। यस एग्जैक्टली, प्लस और माइनस दोनों में उत्तर होगा, ठीक है। चलो, एक बात समझना, टॉप पॉइंट पर अगर मैं एंगल की बात करूं तो मेरी बात ध्यान से देखना। मान लो ये टॉप पॉइंट है। टॉप पॉइंट का मतलब जब वो अधिकतम ऊंचाई पर होता है। कितने पे होता है? अधिकतम ऊंचाई पर। और जब कोई बिंदु अधिकतम ऊंचाई पर होता है, मान ले कि ये यू है, जब फेंका गया तो ये क्या है? थीटा। थीटा क्या है? वो एंगल है। अरे छोड़ो विपिन, देखो देखो, अगर ये यू है और ये थीटा है, अगर मैं यहां से, बात ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से एक एंगल और ड्रॉ कर दूं, ध्यान से देखना, क्वेश्चन हो सकता है, आपको चीजें ध्यान से देखना। अब मैं इसको इस पॉइंट से मिला दूं, इसको अगर मैं इस पॉइंट से मिला देता हूं तो ये एंगल निकल कर आएगा कितना? अल्फा। मेरी बात समझ रहे हो? तो टॉप पॉइंट का एंगल अल्फा है और इनिशियल अगर थीटा है, तो मैं आपको बात बताऊं, इन दोनों की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो मैं किस प्रकार से निकाल सकता हूं? जो tan अल्फा होता है, tan अल्फा जो होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू हमेशा आधी होती है किसके? tan थीटा की। एक कंसेप्ट ये है। किसी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर हमने किसी चीज को फेंका और उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी उसका जो कोण है, फेंकने का जो एंगल है, कोण है, अगर वो 60 डिग्री है, तो टॉप पॉइंट पर पहुंचकर उसका एंगल कितना बनेगा? तो टॉप पॉइंट पर पहुंचकर अगर मैं इसके एंगल की बात करूं तो अल्फा बनेगा, और tan अल्फा की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 1/tan थीटा के बराबर निकल कर आएगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो एक कंसेप्ट ये है, ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी से। एक और पे पढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा एक कंसेप्ट और जानते हैं इस चीज का। हो गया? ठीक है दिव्यांशु, निरंजन, पंकज, मेरे ख्याल से आपको चीज समझ में आई होगी। मार्कर में इंक, मार्कर में इंक अभी तो है बेटा, मार्कर में इंक, ठीक है। चलो मिटा दूं। एक इसको भी ध्यान रखना, इस पे भी न्यूमेरिकल हम आगे डालेंगे। थोड़ा सा और पढ़ें इस चीज को। अगली बात, एनर्जी की बात की थी किसी ने, एनर्जी, ऊर्जा कितनी होगी, तो जरा एनर्जी देखें।
एक कंसेप्ट और देखें, इस पर भी हमारी बुक में क्वेश्चन बनते हैं। U, this is theta, this is top point, this is top point। ये हाफ कैसे हुआ? कौन सा हाफ कैसे हुआ भाई? अच्छा, हाफ एंगल कैसे हुआ, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ये कंसेप्ट है अंकित, हाफ कैसे हुआ इसको प्रूव कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में प्रूव कर देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये थीटा है, ये क्या है? हाइट है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं एच। एच मतलब होता है हाइट, हाइट मतलब होता है बेटा ऊंचाई। देखते जाना, मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं। ऊंचाई, ये हुआ हाइट। अगर ये हाइट है तो जमीन पर कोई चीज कितना दूरी तय करती है उसको हम इसकी रेंज यानी हिंदी में कहते हैं परास। जैसे मैंने बोला कि भैया हमारी मिसाइल की रेंज 3200 किलोमीटर है, तो रेंज मिसाइल की मतलब जमीन से जमीन पर कितनी दूरी है। रेंज मतलब होता है परास कि जमीन पर कितनी दूरी है, ठीक है। तो मैंने कहा ये क्या है? रेंज। ये क्या है? हाइट। कितना समय ये वस्तु हवा में रही है, कितना समय ये वस्तु हवा में रही है, उस टी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। हिंदी में आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा होगा, इसको हम उड्डयन काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उड्डयन काल। उड्डयन काल। इट्स माय आई हैव सम क्वेरीज टू आस्क यू। ओके दिव्यांशु, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपकी पहली लाइव क्लास है आप पूछते रहिए। अगर मुझसे क्वेश्चन, अगर मुझे टाइम मतलब मिलता जाएगा फिर मैं आपके जवाब देते जाऊंगा कमेंट्स के, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं उड्डयन काल। हिंदी वाले मीडियम के स्टूडेंट ध्यान देना बेटा, इसका मतलब होता है टाइम ऑफ लाइट, है ना। तो 11वीं और 12वीं की किताबों को अच्छे से पढ़ें। इंडिया का ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते। एनडीए की, नेवी की, एयरफोर्स की कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, 11th और 12th से अच्छी किताबें हमारी मार्केट में नहीं आती हैं। तो आप अपनी किताबों को जरूर पढ़ें। हाँ, मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं आपको चीजें, हर चीज बताने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं हर कमेंट पढ़ पाता हूं, पर मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता नहीं कि कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट हो इस क्लास में या जो भी मेरा लाइव क्लास अटेंड करता है, मैं नहीं चाहता कि किसी भी एक बंदे की कोई भी क्वेरी छूट जाए। इसलिए आप लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि इतने सारे कमेंट पढ़ते हैं, मैं इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि अगर मैंने उस स्टूडेंट को छोड़ दिया तो उस स्टूडेंट के मन में ये विचार आ जाएगा कि मैं उसके कमेंट नहीं पढ़ता हूं। तो मैं कोशिश करता हूं कि हर बंदे के कमेंट पढ़ सकूं। कभी कभी क्या होता है ना, मैं चीजों को मतलब कभी कभी बता नहीं पाता, क्योंकि क्या होता है स्क्रीन पर जब आप कोई न्यूमेरिकल डालते हैं तो वो न्यूमेरिकल 2 से 3 सेकंड के अंदर बाहर चला जाता है। तो कभी कभार क्या होता है चीजें मिस हो जाती हैं, इसलिए हो सकता है कभी कोई चीज छूट जाए, परंतु मैं फिर भी 100% चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है निरंजन। थैंक यू निरंजन। उड्डयन काल का मतलब बताएं। अच्छा, उड्डयन काल का मतलब समझो। मैंने एक पत्थर है, पत्थर को हवा में फेंका, और जैसे ही मैंने पत्थर को हवा में फेंका मेरा टाइम स्टार्ट हो गया। मेरा टाइम स्टार्ट हो गया। अब ये पत्थर जब जमीन पर जाकर गिरेगा, जमीन पर जाकर गिरेगा, तो मैंने अपना टाइम नाप लिया कि टाइम कितना लगा। लेट अस सपोज कि टाइम लगा 5 सेकंड का। तो जितनी देर के लिए बॉल हवा में रहेगी, जितनी देर के लिए बॉल हवा में रहेगी, उस समय को हम उड्डयन काल कहेंगे, यानी उस चीज को हम उड्डयन काल कहेंगे, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। सीधी सी बात है। दूसरी बात देखो, इसको हमने रेंज कहा, इसको हमने हाइट कहा। अब इन सब को निकालने का एक तरीका है। कैसे? आर का मतलब होता है, आर बराबर होता है, टी से स्टार्ट करते हैं। टी बराबर होता है 2u साइन थीटा बाय जी। ध्यान से देखते ना बेटा, फिजिक्स में वेटेज किस पोर्शन, न्यूमेरिकल है पोर्शन थ्योरी। बेटा दिव्यांशु, एयरफोर्स में सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है वो थ्योरी पोर्शन का होता है, बट थ्योरी पोर्शन के साथ साथ न्यूमेरिकल के कंसेप्ट भी पूछे जाते हैं। डायरेक्टली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स कम आते हैं पर न्यूमेरिक टर्म ज्यादा आते हैं। 2u साइन थीटा बाय जी, एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है दिव्यांशु, डिस्कस कर लूंगा मैं, कोई बात नहीं। आर की बात करूं तो आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। फॉर्मूले हैं, बहुत सारे लोगों को फॉर्मूले याद रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इनको जरूर याद रखें क्योंकि ये फॉर्मूले अभी हम पूछने वाले हैं, इनसे क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन और आप लोगों के लिए डेली लाइफ का एक क्वेश्चन।
2 मंथ पे 11 और 12 का पूरा पढ़ाना कैसे संभव होगा? शिवेश, संभव कैसे होगा? ओके, हम उन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ना थ्योरी लिखेंगे, ना इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। शिवेश, हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो चीज़ें हमारे एग्जाम से रिलेट करती हैं। 2 मंथ सिलेबस के लिए कम पढ़ते हैं, ये बात मैं प्योरली मानता हूँ। 2 मंथ में सिलेबस कराना मुश्किल है, पर 2 से 3 मंथ हो सकते हैं। चीज़ों को मैं कराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हाँ, मेरी एक शिवेश एक टेंडेंसी है कि मैं चीज़ों को छोड़ता नहीं हूँ, मैं चीज़ों को पढ़ाता हूँ। थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मेन मोटिव आपका सिलेक्शन है। कई जगहों पर चीज़ें छूट जाती हैं, होता है, लेकिन करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है राहुल, कोई नहीं, कोई बात नहीं, इनको प्रूफ मत कराना। अच्छा ठीक है, देखो यार क्या होता है ना, 11th-12th में कई सारे प्रूफ है। अगर कभी आप लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया प्रूफ करा दो, तो प्रूफ करा देता हूँ। उसका कारण ये होता है ना, मैं इससे पहले ना 11th और 12th पढ़ाता था। 11th और 12th जब पढ़ाता था, तो 11th-12th पढ़ाते वक्त मेरे को ये सब चीज़ें कमेंट्स करना, ये डेरिवेशंस करना, चीज़ों को करना, इन सब चीज़ों को मुझे वहीं से आदत पड़ी है। तो डेरिवेशंस कराना मुझे कभी कभी आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको डेरिवेशंस मुझे याद है, डेरिवेशंस का मुझे मतलब पता है, तो मैं डेरिवेशन करवा देता हूँ, तो ऐसा करा देता हूँ। लेकिन अब एक चीज़ मैं बोलता हूँ, बेटा बहुत अच्छा पढ़ो। हमारी ज़िंदगी में एक हमारा रिज्यूम, हमारी ज़िंदगी सब कुछ हमारे इंपॉर्टेंट वही चीज़ होती है। पढ़ना या इन सब चीज़ों को करना बहुत आसान है। किसी अच्छे टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई की जरूरत होती है। मैं एनआईटी आईआईटी से पास आउट हूं। मैंने अपना मास्टर्स कर रखा है, एमटेक कर रहा है आईआईटी रुड़की से। मैं एमटेक कर रखा हूं, बीटेक कर रखा हूं। मैंने अपनी जिंदगी में जब भी पढ़ाई की है, चाहे मैं आईआईटी के लिए जाऊं या मैं एनआईटी के कॉलेज के लिए जाऊं, या मैंने जैसे एआईट्रिपल क्रैक किया है, मैंने गेट क्रैक किया है, तो इन सब एग्जाम्स को क्रैक करते वक्त मुझे भी पता है कि इनको क्रैक करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और मैंने अपनी डेली लाइफ में 10 से 12 घंटे की पढ़ाई डेली की है। इसलिए मुझे लगता है कि चीज़ों को पढ़ना, और मुझे उस चीज़ का महत्व पता है, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को पढ़ते रहिए, कभी भी चीज़ों को मिस मत कीजिए। पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक के हर कंसेप्ट को जानिए। हर लाइन का एनसीईआरटी बुक में एक मतलब होता है। कोई भी लाइन बिना मतलब के नहीं आती है। ठीक है, ये फॉर्मूला आगे भी काम आने वाला है, दूसरा चैप्टर, बिल्कुल फॉर्मूले सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चीज़ें फॉर्मूले सब इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप चीज़ों को पढ़ते हैं ना बेटा, तो सिलेक्शन लेकर पढ़िए। और अगर आपने फॉर्म भरा है तो फॉर्म के पैसे को बेकार मत जाने दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अगर फॉर्म भरूंगा तो मैं चाहूंगा कि मैं सिलेक्शन लूं। मैं अपने 150 रुपए भी खराब क्यों करूं, 200 रुपए भी खराब क्यों करूं। इसलिए याद रखिए, जितना हो सकता है पढ़ने की कोशिश कीजिए। हमारे पास और कोई टाइम और कोई चीज नहीं है। लड़कीबाजी करना, हर चीज का एक बेटा समय है। लड़की की बाजी करना है करना, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए, आपके पास सब कुछ होगा, सब कुछ आपके चीज होंगी, आपके हाथ में सब कुछ होगा। बेहतरीन लड़की होगी, बेहतरीन चीजें होंगी, बेहतरीन लाइफ स्टाइल होगी, और आपके मम्मी पापा को आप पे प्राउड होगा। उनके लिए कार दे सकते हो, चीजें हो सकती हैं। ठीक है, चलो ठीक है, क्वेरीज हैं तो आपकी क्वेरीज में करता रहूंगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। 3 फॉर्मूले हैं। पहला चीज ये, क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए, मैं चाहता हूं कि कोई चीज सबसे ज्यादा हवा में रहे, तो हवा में रहने के लिए, टाइम मैक्सिमम होने के लिए थीटा कितना होना चाहिए। तो मुझसे पूछा थीटा कितना होना चाहिए। एक बात समझना, मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा चीज हवा में रहे, तो अगर मेरे को टी मैक्सिमम चाहिए, तो टी मैक्सिमम चाहिए, तो टी मैक्सिमम करने के लिए इसकी वैल्यू ये निकली। तो अगर टी को मैक्सिमम करना है तो यू तो कांस्टेंट है 9.8, वो जितने से फेंका है, 20 से, 30 से, 40 से, 50 से। जी मेरा कांस्टेंट है 9.8। तो अगर टी को मैक्सिमम होना है, टी को अधिकतम होना है, तो इस साइन थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। और साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है? साइन थीटा मैक्सिमम होता है बेटा साइन 90 पर। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। अधिकतम मान कितना है? 1 है। इसका मतलब अगर इस चीज को अधिकतम होना है तो थीटा को कितना होना पड़ेगा? 90 डिग्री नहीं होना पड़ेगा। यानी कोई बॉल अगर मैं सीधी हवा में फेंक दूंगा, सीधी हवा में फेंक दूंगा, तभी तो वो सबसे ज्यादा समय लेगी जमीन तक आने में। यानी अगर थीटा 90 होगा तभी तो मैक्सिमम होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, आर मैक्स कब होगा, जब थीटा कितना होगा। तो बेटा एक दोबारा से देखो, 90 डिग्री एग्जैक्टली। व्हाट्सएप नंबर बेटा मैंने आपको दिया था, आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर आप फिर से नोट कर लो। अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप पूछ सकते हो। 8109723250 ये मेरा नंबर है, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है, एक बात समझना,
तो हमने बोला आर मैक्सिमम होना चाहिए। आर मैक्सिमम कब होगा? जब साइन 2 थीटा का मान अधिकतम होगा, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम होगा साइन 90 पर। तो अगर साइन 90 करना है तो थीटा कितना होना पड़ेगा? 45 डिग्री। यानी जब भी हम कोई चीज 45 डिग्री पर फेंकते हैं तो वो सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरती है, सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरती है। तो भाला फेंकना चाहते हो और भाला चाहते हो कि सबसे ज्यादा दूर जाके गिरे, तो भाले को कितने कोण पर फेंकना पड़ेगा? 45 डिग्री के कोण पर फेंकना पड़ेगा। जब आप लंबी कूद करते हैं, जिसको हम लॉन्ग जंप कहते हैं इंग्लिश में, तो जब हम लंबी कूद करते हैं तो हम भागकर आते हैं और भागकर हम किसी एंगल पे उछकते हैं, और वो एंगल कितना होता है? 45 डिग्री का कोण होता है। तो इसका मतलब हुआ जब भी मुझे रेंज मैक्सिमम गोला फेंकना है तो गोला 45 पे फेंकोगे तब सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा। यानी एंगल का हमेशा ध्यान रखना चाहिए लंबी कूद करते वक्त। लेकिन जब ऊंचाई की बात आती है, हाइट की बात आती है, तब हाइट के मैक्सिमम करने के लिए, ऊंचाई के अधिकतम करने के लिए थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्योंकि थीटा 90 होगा तो साइन 90 की वैल्यू 1, 1 की वैल्यू 1। यानी क्या ऊंची कूद करने वाला आदमी, क्या हाई जंप करने वाला आदमी, क्या हाई जंप वाला आदमी दूर से भाग के कूद जाता है? नहीं, हाई जंप वाला का आदमी साइड से भागकर आता है और अपनी ही जगह पर जंप लगाता है। सोच के देखो, एक पत्थर मैंने सीधे फेंक दिया, एक पत्थर मैंने सीधा ऊपर फेंक दिया, कौन सा पत्थर ऊपर जाएगा? तो आप बोलेंगे भैया जो 90 पे फेंका जाएगा वो पत्थर सबसे ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टी मैक्सिमम के लिए थीटा 90 चाहिए, आर मैक्सिमम के लिए थीटा 45 चाहिए और एच मैक्सिमम के लिए थीटा की वैल्यू 90 चाहिए। और इन तीनों केसों में इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो इतनी निकल कर आएगी। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमसे रेंज पूछी जाए, हाइट पूछी जाए या टाइम पूछा जाए तो उनको हम इस प्रकार से निकालेंगे। इन फॉर्मूले को जरूर लिख लीजिए, इन पे हमारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। पर न्यूमेरिकल्स करें इससे पहले थ्योरी का एक क्वेश्चन और बनता है, उस थ्योरी के क्वेश्चन को एक और बार समझाता हूं। चीजें लिखो, मिटा देता हूं इसको। ठीक है, ठीक है बेटा, मेरे को लगता है आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब किसी ने मुझसे पूछा था कि एंगल की वैल्यू आधी कैसे रह गई। मैं एंगल की वैल्यू आधी बताता हूं आपको कैसे रह गई, तो जरा मैं उन चीजों को बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ठीक है शिवम, ठीक है निरंजन, ठीक है शिवम। चल थोड़ी देर के लिए फर्ज करना, थोड़ी देर के लिए देखना, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा समझते जाना। एनर्जी पे आ रहा हूं, ऊर्जा पर, कि एनर्जी किस पॉइंट पर कितनी होगी। एनर्जी मतलब बेटा हिंदी में बोलते हैं इसको ऊर्जा। हम दो तरह की एनर्जी को लेकर चले हैं, एक होता है मेरा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, एक होता है मेरी पोटेंशियल एनर्जी, और एक होता है मेरी टोटल एनर्जी। तीन बातें होती हैं, मैं तीनों के फॉर्मूले लिखता हूं कि टॉप पॉइंट पर कितनी क्या एनर्जी होगी। तो देखो, हम निकाल रहे हैं अंतिम बिंदु पर, यानी किस पर? टॉप पॉइंट पर। बाकी पॉइंट पे मैं आपको बता दूंगा कैसे निकाल सकते हैं, पर ऐसे क्वेश्चंस बड़े एग्जाम्स में आते हैं, जैसे नीट वगैरह के एग्जाम में आते हैं। तो मुझे इस बिंदु पर निकालना है एनर्जी कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। बहुत लोगों को यह लगता है कि जब मैं किसी पत्थर को ऊपर फेंकता हूं, जब मैं किसी पत्थर को ऊपर फेंकता हूं तो इसके सबसे ऊपर वाले बिंदु पर वेग, वेलोसिटी का मान 0 होगा। बेटा टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। वेलोसिटी का 0 होने का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी, इन दोनों का 0 होना। क्या टॉप पॉइंट पर कभी मैंने आपको कहा है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी क्षैतिज वेग कभी 0 होता है? क्षैतिज वेग तो कभी 0 नहीं होता ना। तो जब एक वेलोसिटी 0 नहीं है तो टोटल वेलोसिटी 0 कैसे लिख सकते हो? ठीक है दिव्यांशु, एक लेक्चर में आपको पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने के लिए लगा दूंगा। ठीक है दिव्यांशु, आपको अगर चाहते हो कि पुराने पेपर को डिस्कस किया जाए तो मैं एक लेक्चर आपके लिए, मेरे पास 2 लेक्चर्स हैं अभी, एक तो यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर है और एक पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर का लेक्चर है। तो पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर का एक मैं लेक्चर पूरी तरीके से बना के आपके डाल दूंगा। ठीक है सर, कल क्लासेस है क्या? हिमांशु मेरे ख्याल से कल क्लास नहीं होगी, कल संडे है तो कल ऑफ होता है शायद। ठीक है ना, वेलोसिटी कहां मैक्सिमम होगा मैं बता रहा हूं। अब मेरी बात समझना, अगर मैंने किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंका तो मुझे यह पता है कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है।
घटती है इसका मतलब यहां पर क्या होती है, अधिकतम होती है, क्योंकि जब मैंने किसी चीज को 50 से फेंका तो आप जानते हैं जब कोई चीज ऊपर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, फिर जीरो होगी, फिर नीचे आएगी तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फिर अधिकतम होगी। इसका मतलब यह हुआ कि गतिज ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा कहां होगा, इस पॉइंट पर होगा। इस पॉइंट का मतलब यह हुआ कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम निकलकर आएगी, अधिकतम निकलेगी। अब सोचना, गतिज ऊर्जा अब ऊपर जाने पर काइनेटिक एनर्जी घटती गई, घटती गई, घटती गई, यहां पर हुई, फिर यहां से बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, सबसे ज्यादा यहां बढ़ गई, तो काइनेटिक एनर्जी कहां मैक्सिमम होगी, दूसरी इस पॉइंट पर। मेरी बात समझते जाना, ए पॉइंट और बी पॉइंट पर क्या होगी, अधिकतम होगी। ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, यहां। अब टॉप पॉइंट पे देखना, क्या यह वस्तु ऊपर जाते वक्त, क्या यह वस्तु ऊपर जाते वक्त जीरो होगी, क्योंकि जब ऊपर, हाँ राहुल, आपका जैसे सपना है, मेरे भी सपने हैं, सबके सपने हैं। हम चाहते हैं हम अपने मम्मी पापा को एक अच्छे घर में शिफ्ट करें, 4 फ्लोर के शिफ्ट में करें, जो भी है। हम चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप को कुछ खुशी दें, हमारी वजह से वो लोग खुश रहें, हमारी वजह से वो, अगर उन्होंने हमें बाइक पे घुमाया तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको 4 व्हीलर में घुमाएं, हमारा फर्ज बनता है कि उनको बहुत अच्छी गाड़ी में घुमाएं, उनको प्राउड फीलिंग तो कराएं कि कभी मम्मी पापा को महसूस हो कि हाँ मेरे बेटे ने मेरे को कुछ करके दिया। इसलिए नहीं कि मम्मी पापा आपको सपोर्ट करें, मम्मी पापा तो हमेशा आपके हैं, आप कुछ गलत काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, खराब काम करते हैं, वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप मम्मी पापा को सपोर्ट करें, सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं, आप उनको हर तरीके से उनको सपोर्ट करें। उन्होंने बहुत कुछ मेहनत करके आपको पढ़ाया है, यहाँ तक पहुँचाया है। शायद आप नहीं समझ पाओगे कि कितना पैसे को कमाना कितना मुश्किल भरा समय होता है। एक जो फौजी जो बॉर्डर पे रहता है वो अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चों के लिए पैसा कमाता है, बहुत मेहनत लगती है यार। 11 बजे से स्टार्ट करेंगे, श्योर नहीं है बेटा हिमांशु 11 बजे से क्लास होगी या नहीं होगी, बट आज के लिए तो इतनी है। देखते जाओ, मैं थोड़ा सा बता दूं इस चीज को, फिर आपको इन चीजों को लेकर आता हूं। तो जरा थोड़ी सी चीजों को समझ लीजिए, मैं आपको बताता जाऊंगा कि चीजें कहां होंगी और कहां नहीं होगी। ठीक है, अब मेरी बात समझना, अगर मैं टॉप पॉइंट पे बात कर रहा हूं, अंतिम बिंदु पे बात कर रहा हूं, टॉप पॉइंट पर, तो जब कोई चीज ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, क्या यहां पर जाने के बाद और ऊपर जाएगी क्या? आप बोलेंगे ऊपर तो नहीं जाएगी, क्योंकि Vy अब की बार क्या हो गया है, 0। लेकिन बेटा Vx तो कभी 0 नहीं होता, Vx तो कभी 0 नहीं होता। तो Vx कितना होता है, तो ये तो होता है V cos थीटा, या Ux कितना होता है, तो मैं Vx की बात करूं तो ये कितना होगा, ये तो हमेशा इतना ही होगा, U cos थीटा, ये तो चेंज नहीं हो सकता। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है। तो टॉप पॉइंट पर कभी भी वेलोसिटी 0 नहीं होती है, याद रखिएगा, वेलोसिटी कैन नॉट बी 0, वेग कभी भी 0 नहीं हो सकता, कैन नॉट बी 0 इन प्रोजेक्टाइल। प्रक्षेप्य गति में वेग कभी 0 नहीं हो सकता, इस बात को आप रट्टा मार लीजिए, वेग कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ निरंजन, बीएसएफ जो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में होती है ना, आप उनको इमेजिन कीजिए, मेरे भी फूफा जी है वो बीएसएफ में, मैं उनको जानता हूँ यार, उन्होंने अपनी सीरी जिंदगी इसी में लगा दी। 2 नंबर सेम होगी या नहीं, दोनों पर सेम होगी या नहीं, किस पे, इन दोनों पे बेटा सेम होगी एग्जैक्टली। एनर्जी कैन नाइदर भी, मतलब ना इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, एनर्जी हमेशा टोटल एनर्जी कांस्टेंट होनी है। तो इन दोनों पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सेम निकलेगी और मैक्सिमम निकलेगी शिवेश, ठीक है ना। तो हमने कहा इस टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि x कंपोनेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्या 0 होगा, y कंपोनेंट होगा। प्रीतम नर्वस नहीं होते यार, मैं ऐसे ही जानता हूं ना, पैसे थोड़ा सा चीजों को लेकर मैं थोड़ा सा समझता हूं इन चीजों को ना, क्योंकि हमारे भी रिलेशंस में है, जो डिफेंस में है, जो बॉर्डर पर मतलब चले गए हैं, मैं भी इन लोगों को जानता हूं, मेरे फूफा जी के साथ भी ऐसा हुआ है ना, तो इसलिए मैं जानता हूं इन चीजों को यार। देखो Vy कंपोनेंट 0 होगा, Vx कंपोनेंट कितना होगा, U cos थीटा। तो इस टॉप पॉइंट पर Vy 0 है, लेकिन Vx की वैल्यू है, इसका मतलब Vx की वैल्यू है। तो किसी भी बिंदु पर वेलोसिटी 0 नहीं होती। इस टॉप पॉइंट पर क्या 0 होता है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट, यानी ऊर्ध्वाधर घटक अंतिम बिंदु यानी सबसे टॉप बिंदु पर 0 होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज घटक हमेशा रहता है। तो याद रखिएगा टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होती। तो वेलोसिटी 0 नहीं होती पर आधी हो जाती है, आधी हो जाती है तो कितनी होती है,
तो मैं आपको बता दूं, अगर इस पर काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्सिमम है तो इस वाले पॉइंट पर, टॉप पॉइंट पर के ई की जो वैल्यू होती है वो निकल कर आती है के ई डिवाइडेड बाय 2। आधी काइनेटिक एनर्जी टॉप पॉइंट पर निकल कर आती है, याद रखिएगा। निकालने का तरीका कैसा है मैं आपको बता देता हूं। हाँ बेटा, पोटेंशियल एनर्जी टॉप पर मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, पर जीरो कभी भी नहीं होगी दोनों में से कोई भी। ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो सकती है, जीरो भी मान सकते हैं अंतिम पॉइंट पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं निकालूं टॉप पॉइंट पर, तो टॉप पॉइंट पर लेट अस सपोज मैं काइनेटिक एनर्जी डैश लिख दूं, तो इसकी वैल्यू निकल कर आती है के ई कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो, 1/2 mu स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं टॉप पॉइंट पर, तो वो निकल कर आती है 1/2 mu स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये टॉप पॉइंट पर निकल कर आती है। देख लो, अगर मान लो 45 से फेंका किसी चीज को, तो टॉप पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या निकली, यू मतलब जितने से फेंका है। इसको रख दो, इसकी वैल्यू कॉस, इसकी वैल्यू रख दो। आपको पता है अगर 45 पे फेंका है तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी निकलेगी, आधी निकलेगी, अगर 45 से फेंका है तो। और इस तरीके से मैं वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर उस पॉइंट पे मुझे स्थैतिक ऊर्जा निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी का जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 1/2 इंटू mu स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से मेरे ये पॉइंट्स निकल कर आएंगे। नोट डाउन कर लीजिए इन पॉइंट्स को। और ये एनर्जी के रिलेशन होंगे, किसी भी पॉइंट पर आप निकाल सकते हो। किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो बस आपको थीटा पता होना चाहिए, और अगर आपको थीटा पता है तो आप इन चीजों को बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कॉस थीटा कैसे हो गया, कॉस थीटा ऐसे हो गया बेटा कि हमें अलग से एक कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, इस चीज को, फिर इस वाले को, फिर इस वाले को। इसको अगर मैं थीटा कंसीडर करूंगा तो मैंने इनके रिलेशंस निकाले हैं, तब जाके एनर्जी को कंपेयर किया है। तो एनर्जी निकाली गई है, इनके भी रिलेशंस है, इनको भी आप डेरिवेशन के थ्रू कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी टॉप पर मैक्सिमम होगी, बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी टॉप पर मैक्सिमम होगी निरंजन। शिवेश, बट हम वेलोसिटी को जीरो मानते हैं। बेटा शिवेश, आप गलती कर रहे हो, आप वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को जीरो मानते हो, वी वाई को जीरो मानते हैं टॉप पॉइंट पर। अगर आपने 11th क्लास में प्रोजेक्टाइल का डेरिवेशन किया है तो अपनी किताबों में डेरिवेशन खोलकर देखिए, आपको याद होगा कि हम वी वाई जीरो रखते हैं, वी एक्स जीरो नहीं रखते, वी एक्स जीरो नहीं रखते। अब आप बोलेंगे कैसे, देखो वेलोसिटी वास्तविकता में होती क्या है। देखना, मैं अगर 45 पे फेंकूं, ध्यान से देखना शिवेश, शिवेश ध्यान से देखना, अगर मैं 45 पे मानूं तो मुझे ये पता है कि दो कंपोनेंट है, कौन सा, वी वाई और वी एक्स। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, √of वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होगा 45 पे। समझ में आ रही है ना मेरी बात। तो इस तरीके से हम वैल्यू लिखेंगे। तो मेरे को जो पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप सोच के देखो, अगर आप इस पर वेलोसिटी जीरो कर दोगे तो आप काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं लिख दोगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा u cos थीटा होता है शिवेश। इसलिए आप y कंपोनेंट को उस डेरिवेशन में जीरो रखते थे। सिर्फ y कंपोनेंट जीरो होता है, x कंपोनेंट होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं स्थितिक ऊर्जा, और स्थितिक ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, ठीक है शिवेश, आपको शायद कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। थोड़ा सा एक बार शिवेश अपने एक बार 11th क्लास की बुक में थोड़ा सा कंसेप्ट को पढ़ना, है ना। मेरे को अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे कमेंट्स करते हो, मुझसे बात करते हो, चीजें अच्छी करते हो, और आप लोग मुझे मोटिवेशन देते हो। आप लोग सिलेक्शन के लिए पढ़ते रहिए। रवीश यार देखो, एसएसआर के लिए आप मैथ्स की बुक पूछ रहे हो, मैथ्स की बुक नीरज सर बता पाएंगे। मैथ्स की बुक में मेरे को ज्यादा अनुभव नहीं है, तो आप मैथ्स में। मेरा नाम शैलेंद्र है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, क्या होगी क्या सर, काइनेटिक एनर्जी हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी बेटा, वर्टिकल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी। ऊर्ध्वाधर गतिज ऊर्जा नियत नहीं होगी, जबकि क्षैतिज गतिज ऊर्जा नियत होगी। सर 45 डिग्री पर एंगल पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के दोनों इक्वल है। 45 डिग्री पर दोनों एंगल निकलेंगे, क्योंकि इनके फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूंगा तो दोनों की वैल्यू इक्वल निकल कर आएगी। तो 45 पर दोनों की वैल्यू, यहाँ पर टॉप पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी आधी होगी, पोटेंशियल भी, तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी। ठीक है ना हिमांशु, 45 पर, हाँ 45 पर दोनों की वैल्यू इक्वल निकल कर आएंगी। ठीक है, नीचे गिर रहा है तब जमीन पर पहुंचते ही बेटा, जब नीचे गिर रहा होता है ना, तो हम टकराने के बाद नहीं नापते हैं, टकराने से जस्ट पहले नापते हैं, बिल्कुल पहले नापते हैं कितनी एनर्जी। टकराने के बाद तो जीरो ही होगी, पर टकराने के बाद का कोई कंसेप्ट नहीं होता हमारी फिजिक्स में। हाँ हाँ हिमांशु, दोनों बराबर होंगे, क्रिस्टल क्लियर है, थैंक यू।
आप लोगों को चीजें समझ में आई है? ठीक है भाई, गुलशन, पंकज, हिमांशु, गुलशन, लखन, आज क्वेश्चन करना बहुत अच्छे से करना। टोटल एनर्जी बेटा दोनों के सम होंगे, दोनों के प्लस होंगे, तो दोनों एनर्जीज को जोड़ दीजिए, वो निकलेगा और इनकी जो टोटल एनर्जी निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी टोटल एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 इंटू mu²। टोटल एनर्जी निकल कर आएगी 1/2 mu², क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 निकल कर आता है। बस ठीक है, आज के लिए तो हम इतना ही कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आज का लेक्चर हो गया है। ठीक है, तो इन चीजों को पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस कंसेप्चुअल बेटा मैं सब बताते जा रहा हूं, कहीं पर भी अगर कोई डाउट होगा तो मैं चीजों को एक्सप्लेन करता रहूंगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करवाते चल रहा हूं, मैं आपको हर चीज बताते चल रहा हूं ताकि आपके क्वेश्चंस बन पाए, चीजों को मैं कराते चल रहा हूं। ठीक है, मेरे को लगता है आज का लेक्चर हमें वाइंड अप करना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए किसी भी चीज से रिलेटेड। टाइम ओवर, हाँ भाई आज का टाइम बस करते हैं, आज की चीज़ों को यहीं पर डाउन करते हैं। ठीक है, हाँ आर्या मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, कंसेप्चुअल वगैरह सारे क्वेश्चन करवाता रहता हूँ, करवाते जाऊंगा, कल भी क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग सोच कर रखना। क्वेश्चन ये है, अगर मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूं और ट्रेन के अंदर बैठकर अगर मैं किसी बॉल को हवा में उछालता हूं, क्वेश्चन पूछा है अगर मैं बॉल को हवा में उछालूंगा तो क्या बॉल आपके हाथों में आएगी या नहीं आएगी? ये क्वेश्चन आप कल सोच के रखिएगा। इस कंसेप्ट में हम कल आएंगे, कल इन क्वेश्चंस को करेंगे। दूसरा कौन सा क्वेश्चन करेंगे कल के लिए मैं बता देता हूं, कल क्या करूंगा, मतलब कल मतलब नेक्स्ट टर्न पे एक क्वेश्चन ये कराऊंगा कि अगर मैंने किसी बॉल को फेंका, अगर मैंने किसी बॉल को फेंका तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बताइए कि बॉल कब दीवार को पार करेगी, कब दीवार को पार नहीं करेगी। जैसे मैंने बोला कि दीवार है 5 मीटर की, तो कितने एंगल पे फेंके कि वो दीवार को पार कर जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा। सोमवार को क्वेश्चंस का क्या होगा? ठीक है, सोमवार क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा। बुक्स फॉर फिजिक्स, बेटा फिजिक्स के लिए मैंने आपको हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में किताबें बताई थी, उन्हीं किताबों को फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, ठीक है आप लोग बनाओ बेटा, गुलशन व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, मुझे एडमिन कर देना है ना, आप लोग आपस में जोड़ लो, नहीं तो ठीक है मैं बनाऊंगा। ठीक है, वीडियो मैं बनाता हूँ सर, आज तो मजा आ गया। ठीक है थी, थैंक यू भाई पंकज, मजा आता रहेगा, चीजों को सिखाता जाऊंगा। ठीक है, मैं फिजिक्स पढ़ाने की, मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ आपको मजा आए फिजिक्स में, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि यार बोरिंग सा पढ़े हुए हैं लिखने हैं कुछ भी, है ना, चीजों को थोड़ा सा, तो इसलिए ठीक है। तो चलो भाई आज के लिए बस करते हैं। ठीक है, थैंक यू, बुलाओ बुलाओ बंद करने के लिए। ठीक है चलो भाई, थैंक यू। एस्केप 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 करो वहां से, एस्केप लास्ट वाला ऊपर। हाँ अब पता है आपको कैसे बंद करते हैं। चलो भाई ठीक है, ठीक है भाई, पीडीएफ तो हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस रिपीट करना। किसी ट्रेन के अंदर बैठकर बॉल को हवा में उछाला जाता है तो क्या बॉल आपके हाथों में आएगी या नहीं आएगी? ठीक है, मजा, ठीक है भाई, थैंक यू। प्रोजेक्टाइल के ठीक है अलावा कह रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, करा दूंगा, क्वेश्चन करा दूंगा प्रोजेक्टाइल के अलावा। मेरा नंबर दे दो सर, ठीक है नंबर, ठीक है 9720298770। अच्छा ठीक है, एक बार कुछ हो गया बंद, बोल क्या हो? अच्छा ट्रेन नहीं बेटा, ऐसा हमेशा नहीं होता, हमेशा बॉल आपके हाथों में नहीं आती है, बॉल हाथों में आ भी सकती है और बॉल हाथों में नहीं भी आ सकती। इट इज नॉट नेसेसरी, डिपेंड करता है कि ट्रेन एक्सीलरेशन में है, रिटार्डेशन में है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारी ट्रेन है जी, चलती हुई ट्रेन में क्वेश्चन ये है, तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, ठीक है थैंक यू, ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय। बस